हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ जी। इस वीडियो में मैं आप स्टूडेंट्स के साथ शेड्यूल 3 डिवीज़न 1 के अमेंडमेंट्स पे चर्चा करूँगा। शेड्यूल 3 आप सारे बच्चों को पता है, हमारा बैलेंस शीट और P&L का फॉर्मेट है। और CA इंटर में डिवीज़न 1 ही कवर होता है हमारा, डिवीज़न 2 CA फाइनल में है। तो डिवीज़न 2 में भी अमेंडमेंट्स हैं, वो मैंने CA फाइनल के स्टूडेंट्स को दे दी हैं। डिवीज़न 1 में भी कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो मैं CA इंटर के बच्चों को दे रहा हूँ। जैसे ही अमेंडमेंट्स में आए, मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों के व्हाट्सएप आने शुरू हो गए। जिंदल सर, शेड्यूल 3 में अमेंडमेंट्स हैं, आप ये वीडियो कब दे रहे हो। मैंने बच्चों को बड़ा समझाया कि बेटे ये जो अमेंडमेंट्स हैं, इनसे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये अमेंडमेंट्स इंडस्ट्री लेवल पे एप्लीकेबल है, स्टूडेंट लेवल पे एप्लीकेबल नहीं है। क्यों टाइम वेस्ट करते हो। नहीं सर, आप तो कराओ, हम देख लेंगे हमारे काम के हैं कि नहीं है, आप अपना काम पूरा करो। माने नहीं बच्चे। मैंने बोला चलो यार एक वीडियो रिकॉर्ड करके दे देते हैं। बच्चों की कम से कम चलो नॉलेज ही बढ़ जाएगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे इतना इम्पैक्ट नहीं आने वाला इन अमेंडमेंट्स का। हाँ, नॉलेज ज़रूर बढ़ने वाली है। तो अगर आप बच्चे इस वीडियो को देखते हैं तो पक्की बात है, हो सकता है कंपनीज एक्ट में आपकी हेल्प हो जाए किसी पॉइंट में, लेकिन अकाउंट्स में, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में इन अमेंडमेंट्स का इतना योगदान नहीं है। सर जिंदल सर, कॉपी और पेन लेके बैठे क्या, कुछ लिखवाने वाले हो क्या। ना, कॉपी पेन लेके बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप मेरे को सुन लें, और वो भी मेरी स्पीड बढ़ा के सुन लें, क्योंकि मैं स्लो बोलता हूँ। पेन ड्राइव में भी आप स्पीड बढ़ाते ही हैं। आप प्लीज़ मेरी स्पीड बढ़ा लें, स्किप ना करें। 1.25, 1.5 जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है आप सुने। सुनने के बाद आप अपना जो अमेंडमेंट्स वाला पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। राइट। तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नोट्स वगैरह मैं खुद ही नहीं बना रहा, आपको क्यों बनाने के लिए बोलूँगा। सुनते जाओ क्या अमेंडमेंट्स हैं जी। तो मैंने बेटे इन अमेंडमेंट्स को, ये जो अमेंडमेंट्स हैं, इन अमेंडमेंट्स को मैंने 3 कैटेगरीज़ में बांट दिया है। सारे बच्चों को पता है, एक तो हम शेड्यूल 3 में डिवीज़न 1 में बैलेंस शीट बनाते हैं, एक P&L बनाते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स बनाते तो कैश फ्लो में ही है। कैश फ्लो में कोई अमेंडमेंट नहीं है। इन्होंने जो अमेंडमेंट्स किए हैं बेटे, वो तो कुछ बैलेंस शीट के प्रेजेंटेशन में, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में और कुछ नोट्स में। तो मैं ये 3 हेडिंग्स के अमेंडमेंट्स आपको अलग अलग बताऊंगा कि नोट्स में क्या अमेंडमेंट्स हैं, P&L में क्या चेंजेस हैं और बैलेंस शीट में क्या चेंजेस हैं। सारे अमेंडमेंट्स आपको अलग अलग डिस्कस करके दूंगा। और मैं सबसे पहले आपके साथ नोट्स टू अकाउंट्स पे बात करना चाहता हूँ। सारे बच्चों को पता है कि शेड्यूल 3 डिवीज़न 1 उन कंपनीज पे लगता है जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करती हैं। जो कंपनीज इंड AS फॉलो करती हैं वो डिवीज़न 2 फॉलो करती हैं। मैंने डिवीज़न 2 का वीडियो ज़रूर दिया था आपको पेन ड्राइव में, लेकिन मैंने उसके ऊपर लिख दिया था कि भाई ये नॉलेज पर्पज़ के लिए है। जो नॉलेज लेना चाहता है वो देखे, आपके कोर्स कंटेंट में नहीं है, एक्स्ट्रा में दे रहा हूँ। छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, देखना चाहो देख सकते हो सकता है किसी अच्छी फर्म में आप आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई करो तो वहाँ ये फॉर्मेट काम आ जाए आपके इंटरव्यू में, इसलिए दिया था नॉलेज के लिए। अदरवाइज़ तो आपको पता है शेड्यूल 3 डिवीज़न 1 ही CA इंटर में है। शेड्यूल 3 डिवीज़न 1 वही कंपनीज लगाती हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करती हैं। वैसे अब तो डिवीज़न 3 भी आ गया है NBFCs का, वो इंटर में भी नहीं है, फाइनल में भी नहीं है। फाइनल अकाउंट है ही नहीं NBFC के। नोट्स टू अकाउंट्स, चलें जी आगे। क्या क्या चेंजेस किए इन्होंने। मैं नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहले आपसे बात करना चाहता हूँ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आता है सर। लैंड एंड बिल्डिंग, 2 ही चीज़ें आती हैं, लैंड एंड बिल्डिंग। और लैंड एंड बिल्डिंग किसी भी कंपनी के पास या तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की शेप में हो सकती है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के फॉर्म में हो सकती हैं। PPE क्या है, जिन्हें आप अपने बिजनेस में यूज़ करते हो, प्रोडक्शन में, एडमिनिस्ट्रेशन में या सेलिंग डिपार्टमेंट में। या फिर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के फॉर्म में हो सकते हैं, जिसको आप लेट आउट कर देते हो किराए के लिए,
या फिर वो आपके रिटायर्ड एसेट्स हो सकते हैं। मतलब आपके पास कोई फैक्ट्री है, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे, परमानेंटली लॉकआउट कर दिया है, वो हमारी ख़ानदानी प्रॉपर्टी है जी, यूज़ कर नहीं रहे, बेच नहीं रहे, रिटायर्ड एसेट है हमारी। AS 10 में बताया था आपको। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो यूज़ हो रही हो, चाहे वो यूज़ ना हो रही हो, चाहे वो किराए पे दे रखी हो आपने, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी कंपनी के पास है लेकिन नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी है, कंपनी के पास कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, किसी भी फॉर्म में है लेकिन कंपनी के नाम पे नहीं है, तो कंपनी को फिर नोट्स टू अकाउंट्स में एक एनेक्सर बना के देना पड़ेगा। कंपनी को बताना पड़ेगा लैंड बिल्डिंग PPE है, लैंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, एक एनेक्सर बना के देना पड़ेगा। कंपनी के पास लैंड एंड बिल्डिंग है लेकिन कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है, नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी, तो कंपनी एनेक्सर में क्या दिखाएगी? पहले तो नाम कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या रिटायर्ड प्रॉपर्टी है। अच्छा, इसकी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कितनी है? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का मतलब कितने में खरीदी थी आपने? नेट कैरिंग अमाउंट तो आफ्टर डेप्रिसिएशन, आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस हो जाती है। ग्रॉस का मतलब ओरिजिनल कॉस्ट आपकी। अच्छा जी, नाम बताओ किसके नाम पे है? उस बंदे का नाम लिखो जिसके नाम पे ये प्रॉपर्टी ली है आपने। अच्छा, उसके साथ रिलेशनशिप बताओ अपना, जिसके नाम पे आपने ख़रीदी है, क्या वो डायरेक्टर है, क्या वो प्रमोटर है, क्या वो KMP है, या फिर आपका कोई रिलेटेड पार्टी है? कौन है वो जिसके नाम पे आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी है? अच्छा, फिर सिंस बताओ कब से ख़रीदी है, मतलब आपको उस प्रॉपर्टी की डिटेल देनी पड़ेगी जो कंपनी की है, कंपनी के पैसे से ख़रीदी गई है लेकिन कंपनी के नाम पे नहीं है। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, उस बंदे का नाम, उसके साथ रिलेशनशिप। अच्छा जी, कब से ख़रीदी है आपने, और फिर आपको रीज़न बताना पड़ेगा, एक और कॉलम बना के, एक रीज़न आपने अपने नाम से क्यों नहीं ली। ऐसी क्या मजबूरी थी कि कंपनी ने अपने नाम से रजिस्टर नहीं कराया इसको। अब मुझे बताओ, अगर इस तरह का कोई डिस्क्लोज़र एनेक्सर में जाता है तो क्या ये आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में काम आता है? ऐसी इंफॉर्मेशन तो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आती ही नहीं काम। कंपनी फाइनल अकाउंट के टॉपिक में तो एक ट्रायल बैलेंस दे रखा होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, आपको बनाना होता है एक बैलेंस शीट, P&L और नोट्स टू अकाउंट्स। हमसे तो फॉर्मेट पूछा जाता है। ये एनेक्सर की बात हो रही है, ये इन्होंने अमेंडमेंट की है सर इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए कि डिस्क्लोज़र तो मोदी सरकार है सर, डिस्क्लोज़र बढ़ाए जा रहे हैं, हेरा फेरियाँ बंद की जा रही हैं। डिस्क्लोज़र बढ़ाओगे तो पता लगेगा कि कंपनी ने ऐसा क्यों किया। दूसरा डिस्क्लोज़र, PPE रीवैल्यूएशंस। आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है जिसे आप रीवैल्यू करते हैं, तो आपको पता है अपवर्ड रीवैल्यूएशन, डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन। अपवर्ड रीवैल्यूएशन है तो एक एंट्री डाल देते हैं PPE अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व, और अगर डाउनवर्ड है तो आपको पता है एंट्री डाल देते हैं इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू PPE। इम्पेयरमेंट लॉस तो आपका P&L में चला जाता है, और जो रीवैल्यूएशन रिजर्व है इसका हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर में एक्सेस डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ करने के लिए। सारी कहानी AS 10 में आपको सुनाई हुई है, और अगर AS 10 बच्चों ने पेन ड्राइव में अभी नहीं देखा तो ये बात वहाँ समझ में आ जाएगी। तो कंपनी अपवर्ड रीवैल्यूएशन, डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन दोनों कर सकती है। डाउनवर्ड P&L में राइट ऑफ कर देते हैं एज एन एक्सपेंस, अपवर्ड के लिए हम एक रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं। तो नोट्स टू अकाउंट्स में आपको लिखना पड़ेगा कि ये जो रीवैल्यूएशंस किए हैं आपने, इन रीवैल्यूएशंस के अंदर आपने फेयर वैल्यू यूज़ की होगी। आपने एक लैंड खरीदी 1 करोड़ की, आज उसकी वैल्यूएशन है 1.5 करोड़ की, तो आपने लैंड को रीवैल्यू कर लिया, 50 लाख से बढ़ा लिया। तो ये जो 1.5 करोड़ आप बता रहे हो इसकी फेयर वैल्यू, ये फेयर वैल्यू कहाँ से आई? तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने ये फेयर वैल्यू किसी रजिस्टर्ड वैल्यूअर से करवाई है और उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। रजिस्टर्ड वैल्यूअर से
आपको फेयर वैल्यूएशन करवानी पड़ेगी और एक एविडेंस आपके पास होना चाहिए कि जो आपने पीपीई के रीवैल्यूएशंस किए हैं वो आपके कोई झूठ मूठ के फिगर्स नहीं हैं, वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स के फिगर हैं, वो नोट्स में आपको लिखना पड़ेगा। एक एविडेंस वाली बात हो गई यहाँ पे। तो फर्स्ट, ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बेटे, ये सारे अमेंडमेंट्स नोट्स टू अकाउंट्स में हैं। नोट्स टू अकाउंट्स का मतलब डिस्क्लोजर्स हैं, डिस्क्लोजर बढ़ाने हैं आपको, एनेक्सर बढ़ाने हैं। पहला, प्रॉपर्टी अपने नाम से नहीं खरीदी तो क्यों नहीं खरीदी, उसका पूरा एनेक्सर बना के दो। अगर कोई रीवैल्यूएशंस करते हो तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर की पूरी कहानी सुनाओ। नंबर 3, लोन्स एंड एडवांसेस। अगर किसी कंपनी ने अपने केएमपी, अपने डायरेक्टर, अपने प्रमोटर या रिलेटेड पार्टी, की मैनेजमेंट पर्सनल, डायरेक्टर, प्रमोटर या रिलेटेड पार्टी, किसी को भी अगर कोई लोन एंड एडवांस दिया है, अगर कंपनी ने अपने केएमपी का मतलब आपको पता है की मैनेजमेंट पर्सनल, जो कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट स्टाफ है, नीति बनाने वाले लोग कंपनी के लिए, कंपनी को चलाने वाले लोग, डायरेक्टर, प्रमोटर, रिलेटेड पार्टी, किसी को भी अगर कंपनी ने कोई लोन्स एंड एडवांसेस दिए हो तो उसका एनेक्सर बनाओ। क्या एनेक्सर बनाना है जी? आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने केएमपी को पैसा दिया है, आपने डायरेक्टर को दिया है, आपने रिलेटेड पार्टी को दिया है या प्रमोटर को दिया है। पहले तो नाम लिखो, फिर बताओ कितनी अमाउंट है ये, किसको कितने पैसे दिए हैं आपने, और फिर ये बताओ परसेंटेज एज टू टोटल, कि जिसको जो पैसे दिए हैं वो टोटल एडवांसेस का कितने परसेंट है। मान लो कंपनी की बैलेंस शीट में टोटल लोन्स एंड एडवांसेस हैं 10 लाख के और आपने केएमपी को दे रखे हैं 2 लाख, तो इसका मतलब टोटल का 20% तो आपने केएमपी को दे रखा है, 4 लाख डायरेक्टर को दे रखा है, तो 40% आपने इसको दे। आपको लोन्स एंड एडवांसेस की डिटेल देनी पड़ेगी ताकि शेयर होल्डर को पता लगे कि जो पैसा आपने दिया है कहीं वो इन लोगों को तो नहीं दिया, और अगर इन लोगों को दिया है तो वो टोटल का कितने % दे रखा आपने। ये एनेक्सर आपको बनाना पड़ेगा। कंपनी कोई भी तथ्य छुपा नहीं सकती सर, कंपनी कैन नॉट हाइड द फैक्ट्स नाउ। मिनिस्ट्री हैज़ इम्पोज्ड सो मैनी डिस्क्लोजर्स ऑन कंपनीज नाउ। पॉइंट नंबर 4, 3 तो हो गए, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, रीवैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूअर का हो गया, लोन्स एंड एडवांसेस की डिटेल हो गई। चौथे पॉइंट में कैपिटल WIP। बैलेंस शीट बनाते हैं हम, सबसे पहले लिखते हैं PPE, फिर लिखते हैं इंटेंजिबल, फिर लिखते हैं कैपिटल WIP। कैपिटल, मान लो कंपनी का कोई फैक्ट्री WIP में है, कंपनी कोई फैक्ट्री बना रही है, कंपनी की कोई बिल्डिंग बन रही है वो भी WIP में है, तो कंपनी को कैपिटल WIP की एजिंग शेड्यूल देनी पड़ेगी। ये नया डिस्क्लोजर ऐड किया इन्होंने और ये अभी A पार्ट है। कैपिटल WIP के लिए नोट्स टू अकाउंट्स में A पार्ट में एक एजिंग शेड्यूल देनी पड़ेगी। कौन सी एजिंग शेड्यूल? आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास जो कैपिटल WIP प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो प्रोग्रेस में हैं और कितने जो हैं वो टेम्परेरी आपने सस्पेंड किए हुए हैं। मतलब काम चलते चलते आपने बंद कर दिया, कुछ पे काम चल रहा है तो दिखाओ, अगर काम शुरू करके आपने बंद कर दिया वो भी दिखाओ, और इनकी एजिंग शेड्यूल देनी पड़ेगी। लेस देन 1 ईयर, कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी 1 साल से नीचे नीचे काम हो रहा है, जिनके ऊपर 1 से 2 साल, 2 से 3 साल और अबव 3 ईयर्स टोटल। ऐसा नहीं है कि आपने कंपनी का पैसा किसी प्रोजेक्ट में फंसा दिया, प्रोजेक्ट शुरू कर लिया फिर बंद कर लिया, फिर दूसरा शुरू कर लिया वो चल रहा है फिर उसको बंद कर लिया ना। आपको बताना पड़ेगा कितना कितना पैसा आपका इन प्रोजेक्ट्स के अंदर फंसा हुआ है,
और एक और बात, ये जो टोटल का कॉलम आप बता रहे हैं इसे बैलेंस शीट के साथ मैच करके दिखाना पड़ेगा। जो फिगर इस डिस्क्लोज़र में आएगी वही फिगर बैलेंस शीट में दिखनी चाहिए। यानी आपको सारे प्रोजेक्ट्स दिखाने पड़ेंगे, कितने प्रोग्रेस में और कितने सस्पेंडेड है। और इसका बी पार्ट, एक कैपिटल WIP का एनेक्सर और बनेगा। पहले तो आपने एनेक्सर बनाया सारे प्रोजेक्ट्स का, अब आपको एनेक्सर बनाना है सिलेक्टेड का। कौन से सिलेक्टेड का? अगर आपको लगे कि किसी प्रोजेक्ट का कंप्लीशन डेट ओवरड्यू हो गया है, मतलब आपने बोला था जी 2 साल में काम पूरा हो जाएगा, ये फैक्ट्री 2 साल में तैयार हो जाएगी लेकिन नहीं हुई, तो ओवरड्यू हो गया कंप्लीशन, एक तो इसको एनेक्सर में लो। दूसरा, आपने सोचा था फैक्ट्री बनाने में 15 करोड़ लगेंगे, 25 तो लग चुके। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा पैसा खर्च हो गया तो भी, मतलब टाइम आ गया है लेकिन काम पूरा नहीं हुआ, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा पैसा खर्च हो गया, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी हो जाए तो उसके लिए आपको इसके अंदर एजिंग शेड्यूल फिर देनी पड़ेगी। प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 लेस देन 1 ईयर, 1 to 2, 2 to 3, मोर देन 3। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स ओवरड्यू हो चुके हैं या उन पे ज़रूरत से ज़्यादा पैसा लग चुका है, उनकी अलग से वर्किंग दिखाओ। तो पहले वाला एनेक्सर ओवरऑल सारे प्रोजेक्ट्स का है और दूसरे वाला जो है वो सिलेक्टेड का है, मतलब जिन पे टाइम ज़्यादा लग गया या पैसा ज़्यादा लग गया। अब इनमें से कोई भी प्रेजेंटेशन आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कहाँ काम आता है बेटे? पॉइंट नंबर 1, अगर कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है लेकिन अपने नाम से नहीं खरीदी। नंबर 2, रजिस्टर्ड वैल्यूर वाली बात। नंबर 3, अगर आपने रिलेशन में किसी डायरेक्टर को, प्रमोटर को, KMP को पैसा एडवांस दे रहे हो तो कितना दे रहे हो और कितने % है वो टोटल का। चौथा, कैपिटल WIP का पूरा हिसाब दिखाओ। 5वीं कंडीशन, जो 5वां डिस्क्लोजर ऐड किया वो है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। कंपनी ने कोई रिसर्च शुरू की हुई है, कोई वैक्सीन बना रही है कंपनी, हम उसे बोलते हैं इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। कंपनी कोई गाड़ी का नया डिज़ाइन तैयार कर रही है, इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। कोई फिल्म बन रही है, इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स अगर वो डेवलप हो रहे हैं तो ये सब इंटेंजिबल्स के एग्जाम्पल ही तो हैं बेटे। तो जो आपने 2 डिस्क्लोज़र अभी कैपिटल WIP के लिए दिए हैं, वही 2 डिस्क्लोज़र आपको इंटेंजिबल एसेट्स के लिए देने पड़ेंगे। एक तो आपको एजिंग शेड्यूल देना पड़ेगा, कितने इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट इन प्रोग्रेस है और कितने सस्पेंडेड है, वही सेम फॉर्मेट जो अभी हमने दिया था यही सेम फॉर्मेट इसकी जगह पे हो जाएगा इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। और दूसरा पार्ट वही, अगर जो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा पैसा लग गया या उनकी कंप्लीशन ओवरड्यू हो चुकी है लेकिन काम पूरा नहीं हुआ तो उसके लिए बी पार्ट ये वाला। ये दो एनेक्सर कैपिटल WIP के लिए और इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट के लिए आपको बना के देने पड़ेंगे। तो ये इंडस्ट्री लेवल की अमेंडमेंट्स हैं बेटे। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट मैं आ गया जी 6th पॉइंट में। 6th पॉइंट में है बेनामी प्रॉपर्टी प्रोसीडिंग्स। अगर किसी कंपनी के खिलाफ गवर्नमेंट ने बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट 1988 में कार्रवाई शुरू कर दी है, मान लो एक कंपनी एक्स लिमिटेड, सरकार से नोटिस आ गया कि भाई तुम्हारे पास बेनामी प्रॉपर्टी है और हम तुम्हारे खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सरकारी नोटिस आ गया या प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, कोई भी केस हो, मतलब सरकार ने आपके खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया है, तो उस कंपनी को अपने डिस्क्लोजर्स में बेनामी प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 1, बेनामी प्रॉपर्टी का नाम कहाँ पे लोकेटेड है,
नंबर 2 कितने की है, नंबर 3 बेनिफिशियरी कौन है, नंबर 4 क्या आपने इसको किताबों में दिखाया है, अगर किताबों में नहीं दिखाया तो क्यों नहीं दिखाया, सरकार ने जो केस आपके ऊपर किया उस केस में क्या चार्जेस हैं, आपको पूरा डिस्क्लोज़र देना पड़ेगा। तो कंपनी छुप ही नहीं सकती सर, कंपनी को हर चीज़ बतानी पड़ेगी। मैं आ गया जी 7वें पॉइंट में, लोन ऑन करंट एसेट्स। अगर किसी कंपनी ने अपने करंट एसेट्स पे कोई सीसी लिमिट या ओवरड्राफ्ट लिमिट ले रखी हो बैंक से या किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, मतलब एनबीएफसी वगैरह से, मेरे पास स्टॉक था, मैंने स्टॉक पे सीसी लिमिट बनवा ली, कैश क्रेडिट लिमिट, प्रॉपर्टी पे ओडी ले लिया। अगर मैंने कोई कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट लिमिट ली है लेकिन करंट एसेट्स के बेसिस पे, तो आपको पता है कि बैंक को या फिनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को आपको हर 3 महीने बाद एक रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है, क्वार्टरली रिपोर्ट्स बोलते हैं। तो आपका जो फाइनेंसर है उसको क्वार्टरली रिपोर्ट्स आपको सबमिट करने पड़ते हैं। तो आपको डिस्क्लोज़र में बताना पड़ेगा कि क्या आपने अपने फाइनेंसर को क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट किए हैं, और जो क्वार्टरली रिपोर्ट्स आपने सबमिट किए हैं वो आपके ओरिजिनल फिनेंशियल स्टेटमेंट से मैच करते हैं। ऐसा नहीं है कि बैंक को जो बैलेंस शीट फाइल कर रही हो उसमें कुछ और है और आपके फाइनल अकाउंट में कुछ और है। और अगर ऐसा है तो आपको रिकन्सिलेशन देना पड़ेगा। रीज़न बताओ कि आपने बैंक को बैलेंस शीट P&L 3 महीने का अलग क्यों बना के दिया है और आपके फाइनल अकाउंट की सिचुएशन अलग क्यों है। देख लो आप, कंपनीज के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है ताकि फिनेंशियल इंफॉर्मेशन फाइनेंसर को मिसलीड ना किया जा सके। देखो आप, 7 अमेंडमेंट तो मैंने आपको बता दिए नोट्स टू अकाउंट्स में, इनमें से एक भी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपके काम नहीं आएगा। मैं आ गया पॉइंट नंबर 8 में। पॉइंट नंबर 8 है सर, विलफुल डिफ़ॉल्टर। अगर किसी बैंक ने या किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कंपनी को विलफुल डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया है, तो मतलब जानबूझ के पैसे नहीं दे रहे आप उनके, तो वो आपको विलफुल डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आपको डिस्क्लोज़र में बताना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1, किस तारीख को उन्होंने आपको विलफुल डिफ़ॉल्टर घोषित किया है, किस डेट को। नंबर 2, कितने रुपए का डिस्प्यूट है आपका, अमाउंट बताओ। पॉइंट नंबर 9, स्ट्रक ऑफ कंपनीज। ये जो स्ट्रक ऑफ कंपनीज कौन सी हैं, जिनका नाम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने अपने रजिस्टर में से रिमूव कर दिया है किसी भी रीज़न की वजह से। अगर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने किसी कंपनी का नाम अपने रजिस्टर से हटा दिया है लेकिन आपका इन कंपनीज के साथ कोई रिलेशन है, कोई ट्रांजैक्शन है, आपको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा, आपको एक एनेक्सर बनाना पड़ेगा। पहला, स्ट्रक ऑफ कंपनी का नाम बताओ, नंबर 2 ट्रांजैक्शन बताओ, नंबर 3 अमाउंट बताओ, नंबर 4 रिलेशनशिप बताओ कि आपका क्या रिलेशनशिप है इनके साथ। जिस कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने अपने रजिस्टर में से हटा दिया तो आप उनके साथ क्यों रिलेशन बना रहे हो, एनेक्सर बनाओ कि स्ट्रक ऑफ कंपनी का नाम क्या है, आपने क्या क्या ट्रांजैक्शन किए हैं, सेल की है, परचेज़ की है, लोन दिया है, लोन लिया है, क्या कर रहे हो आप इनके साथ, और कितना अमाउंट आपके साथ डील हो रहा है इनका, और इनके साथ रिलेशनशिप क्या है आपका, आपको सारी बात बतानी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 10, चार्जेस येट टू बी फाइल्ड। अगर कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हैं या कोई लोन लिया है और उस पर चार्जेस फाइल करने हैं रजिस्ट्रार के पास, ये तो आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा ही होगा कि चार्जेस का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, फ्लोटिंग चार्ज, फिक्स चार्ज, रजिस्ट्रार को। आपने डिबेंचर इशू कर दिए लेकिन चार्ज को आरएसवी के साथ अभी रजिस्टर नहीं कराया, तो अगर आपके लोन के ऊपर चार्जेस को आपने रजिस्ट्रार के साथ रजिस्टर नहीं कराया, नोट्स में लिखो क्यों नहीं कराया, चार्जेस को क्यों नहीं फाइल किया आपने, बताना पड़ता है ना रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को कि इस लोन का हमारे एसेट्स के ऊपर क्या चार्ज है, फिक्स चार्ज है, फ्लोटिंग चार्ज है, वो नोट्स देने पड़ेंगे आपको। मैंने 10 डिस्क्लोजर बता दिए जो अमेंडमेंट्स में है।
सिर्फ सुनने वाली बात है, नॉलेज वाली बात है सर। मैं याद कर सकता हूँ, मैं इतना बूढ़ा आदमी हूँ, मेरा ब्रेन थक चुका, मेरी मेमोरी कम हो चुकी, मैं याद कर सकता हूँ। आपकी तो मशीनरी नहीं है सर, आप तो यंग बच्चे हैं, डायनेमिक, आप तो चुटकियों में याद कर लोगे। मेरे ऐसा बुढ़ा याद कर सकता है सर, तो आप क्यों नहीं याद? आप तो यंग बच्चे हो, यंग ब्लड है। आपका ब्रेन तो मेरे से 10 टाइम ज़्यादा काम करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, ए मूवेबल प्रॉपर्टी। पॉइंट नंबर 2, रजिस्टर्ड वैल्यूएशन, रजिस्टर्ड वैल्यूअर की। पॉइंट नंबर 3, loans and advances to KMP, promoter, director and related party. Number 4, capital WIP can exert aging schedule. Number 5, intangible under development, aging schedule. Number 6, benami property. Number 7, willful defaulter. Number 8, stock of companies. Number 9, registered yet to be filed, charges yet to be filed. ये सारे पॉइंट्स आपके सामने पड़े हैं सर। एक पॉइंट रहेगा लोन ऑन करंट एसेट्स, क्वार्टरली रिपोर्ट्स वाला। चलें आगे जी, 11वां पॉइंट आ गया, रेशोज। 11 रेशोज। आपको 11 रेशोज कैलकुलेट करने पड़ेंगे और उन रेशोज को फाइनल अकाउंट्स में शो करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर में, नोट्स टू अकाउंट्स में। रेशोज, हाँ जी, इनको याद करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले 3 रेशोज की बात करते हैं। एक तो है करंट रेशो, दूसरा है डेट इक्विटी रेशो, और तीसरा है डेट सर्विस कवरेज रेशो। इसमें तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो EBIT है वो हमारे इंटरेस्ट को कितना कवर करता है, क्या हम इतना कमा पा रहे हैं कि ब्याज कवर हो रहा है। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, डेट अपॉन इक्विटी। इक्विटी में तो आपकी कैपिटल प्लस रिजर्व लेते हैं और डेट में लॉन्ग टर्म। मैं रेशोज़ निकालना नहीं सिखा रहा सर, रेशोज़ निकालने मेरे को आते ही नहीं, ये तो FM का काम है। ये सेकंड ग्रुप में आपको रेशोज़ के चैप्टर में सीखने को मिलेंगे। जिंदल सर, क्या हमारे पेपर में हमसे रेशो मांग सकता है? नहीं मांगेगा बेटे, क्योंकि रेशोज़ का कोई चैप्टर हमारे फर्स्ट ग्रुप में है ही नहीं, CA इंटर में। बस आपको मैं बता रहा हूँ नॉलेज के लिए कि ये सारे रेशोज़ कैलकुलेट होते हैं। 11 रेशोज़ मांगे गए हैं, करंट रेशो, डेट इक्विटी रेशो, डेट सर्विस कवरेज रेशो। मैं पॉइंट नंबर, अगर अगले रेशोज़ की बात करूँ तो 4 तरह के टर्नओवर रेशोज़ मांगे गए हैं। एक तो मांगा गया है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। टर्नओवर रेशो है तो सेल्स पे निकलेंगे, स्टॉक टू सेल्स। डेटर्स टर्नओवर रेशो, डेटर्स टू सेल। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर्स टू सेल। और एक हमारे पास था नेट कैपिटल टू सेल्स रेशो। 3 रेशोज तो ये थे, 3 रेशोज तो ये रहे। 4 हमारे पास टर्नओवर रेशो हैं और अगले 4 इन्होंने हमसे मांगे हैं। एक तो मांगे है सर नेट प्रॉफिट रेशो, NP बाय सेल्स। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट प्रॉफिट रेशो। तो टोटल 11 रेशोज़ मांगे गए हैं। आपको अच्छी तरह से पता है, जब हम रेशो निकालते हैं तो कुछ ना कुछ न्यूमरेटर में लिखते हैं, कुछ ना कुछ डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो कंपनीज एक्ट में लिख दिया इन्होंने कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपने कैसे कैसे यूज़ किया, डिटेल में बताओ। और एक और बात, अगर कोई रेशो पिछले साल के कंपैरिजन में करंट ईयर में 25% से ज़्यादा चेंज हो रही है तो उसके बारे में स्पेशल नोट दो कि ये रेशो 25% से ज़्यादा चेंज हो गई है आपकी पिछले साल से। कितने मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं? 11। देख लो आप, मैंने 11 पॉइंट्स आपको बता दिए हैं बेटे। ये रहे 11 पॉइंट। मैं आ गया 12वें पॉइंट पे। यूटिलाइजेशन ऑफ बोरोड फंड्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम।
मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इन्होंने अपना पैसा दे दिया वाई लिमिटेड को, और ये जो वाई लिमिटेड है ये इंटरमीडियरी कंपनी है। एक्स ने अपना पैसा दिया वाई को, और ये जो वाई है ये इंटरमीडिएट है। ये क्या करेगा, ये एक्स के बिहाफ पे इस पैसे को इन्वेस्ट करेगा। मान लो मैंने अपना पैसा किसी कंपनी को दिया कि मेरे बिहाफ पे आप इन्वेस्ट करो, शेयर में, डिबेंचर में, किसी को लोन देना लोन दे दो, तो ये इंटरमीडिएट हो गया। तो अगर मैंने अपना पैसा किसी इंटरमीडिएट पार्टी को दिया है मेरे बिहाफ पे इन्वेस्ट करने के लिए, तो मुझे डिस्क्लोज़र में बताना पड़ेगा। तो ये डिस्क्लोज़र कौन करेगा, एक्स करेगा। अब ये डिस्क्लोज़र वाई भी करेगा। एक्स ने पैसा दिया है, वाई ने पैसा लिया है, तो ये बन गया पैसा देने वाला बंदा और ये बन गया पैसा लेने वाली कंपनी। तो जो पैसा लेने वाली कंपनी है ये भी डिस्क्लोज़र करेगी कि क्या हमने किसी से पैसा लिया है उसके बिहाफ पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो एक्स अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी डिस्क्लोज़र देगा और वाई अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज़र देगा। फंड्स गिवन, फंड्स रिसीव्ड, ये इन्होंने 12 पॉइंट बेटे नोट्स टू अकाउंट्स में चेंज किए हैं और ये 12 के 12 डिस्क्लोज़र इन्हेंस हुए हैं। ये सारे स्टेटमेंट्स नए बनेंगे। ये मैंने आपको नोट्स टू अकाउंट्स की कहानी सुनाई है। अभी 3 जगह अमेंडमेंट्स किए हैं इन्होंने, बैलेंस शीट में, P&L में, नोट्स टू अकाउंट्स में। ये नोट्स टू अकाउंट्स के 12 पॉइंट हैं तो टोटल 14 पॉइंट्स आर इन टोटल, बट आई हैव एक्सप्लेन्ड ओनली 12 बिकॉज द अदर 2 आर नॉट सो मच रेलिवेंट। हमें डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, वो कुछ खास नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास नोट्स लगे हुए हैं। ये जी हमारे पास नोट्स हैं। मैं आपको डिटेल सारे चेक करा देता हूँ बेटे। ये देखो, ये हमारे पास है नोट्स टू अकाउंट्स में एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन। सबसे पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी नोट हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी। ये आपको एनेक्सर बना के देना पड़ेगा। देखो आप, ये एनेक्सर आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। दूसरा आ गया रजिस्टर्ड वैल्यूअर का पॉइंट। थर्ड आ गया लोन्स एंड एडवांसेस का पॉइंट, जो मैंने आपको बताया वैसे ही है इसमें। पॉइंट नंबर 4 कैपिटल WIP का एजिंग शेड्यूल, 2 तरह का। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट के 2 शेड्यूल ये बने हुए। मैं नोट्स जो बच्चे पेन ड्राइव में क्लास ले रहे हैं उनकी पेन ड्राइव में डाल के भेज दूंगा, और अगर मैंने पुराने बच्चों को अमेंडमेंट्स दे रहा हूँ तो यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ये सारे नोट्स, वहाँ से देख सकते हो आप। ये बेनामी प्रॉपर्टी की बात हो गई, ये विलफुल डिफ़ॉल्टर हो गया, ये स्टॉक ऑफ कंपनीज़ हो गई, ये चार्जेस हो गए। 11वां पॉइंट लेयर्स वाला इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंने नहीं बताया आपको। रेशोज़ हो गए 11 के 11, और 14वां पॉइंट भी हो गया। मैंने आपको ये 13 पॉइंट नहीं बताया। टोटल 14 हैं, मैंने 12 बताए हैं। 2 पक्के वैसे ही रेलिवेंट नहीं है बेटे आपके लिए लेकिन एक आइडिया तो आपको हो गया कि ये जो डिस्क्लोज़र की बात हो रही है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में नहीं बनते। अच्छा जी, मैं आपको लेके आ रहा हूँ अब प्रॉफिट एंड लॉस के डिस्क्लोज़र्स के ऊपर। ये मैं आपको बता रहा हूँ अमेंडमेंट्स इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। जब हम P&L बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, रेवेन्यूज़। तो हम इसमें लिखते हैं सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और फिर हम लिखते हैं अदर इनकम, और हम इसे लिखते हैं टोटल रेवेन्यू ए पार्ट। फिर हमें खर्चे वर्चों की लिस्ट बनाते हैं, फिर हम खर्चे वर्चों की लिस्ट बनाते हैं और आगे चलते हैं, यही करते हैं ना। अब देखो इसमें अमेंडमेंट कहाँ हुआ, टोटल रेवेन्यू जो वर्ड है इसे इन्होंने टोटल इनकम कर दी है। टोटल रेवेन्यू की जगह टोटल इनकम लिखना है। ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ये 3 तरह के होते हैं। ये 2 तरह के होते हैं सर। अरे कहाँ गया भाई,
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, तो इसका जो नाम है वो टोटल रेवेन्यू से कट के टोटल इनकम हो गया है। ये दो तरह के होते हैं सर, एक तो सेल ऑफ गुड्स होते हैं और एक होता है सर्विसेज, सेल ऑफ सर्विसेज। मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मेरी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में मैं लिखता हूँ ट्यूशन फीस, सेल ऑफ सर्विस है ये। और अगर सोनी कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे तो वो सेल ऑफ गुड्स दिखाते होंगे। तो रेवेन्यूज दो ही तरह से होते हैं, या तो कोई सेल ऑफ गुड्स या सर्विस। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक तीसरा इन्होंने और ऐड कर दिया, वो है रेवेन्यू फ्रॉम ग्रांट्स डोनेशंस। अब सर पॉइंट ये है कि ग्रांट और डोनेशन से रेवेन्यू कैसे हो सकता है, तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि ये सारी कंपनीज़ में नहीं आएगा, ये सिर्फ उन्हीं कंपनीज़ में आएगा जो सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड हैं। अब सेक्शन 8 में कौन सी कंपनीज़ रजिस्टर्ड हैं? वो कंपनीज़ जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, पब्लिक सर्विस करना है। तो अगर कोई कंपनी पब्लिक सर्विस के लिए बनी है तो वो तो ग्रांट और डोनेशन से चलेगी, ना तो वो माल बेचती है ना वो सर्विस बेचती है। तो सेक्शन 8 में जो कंपनीज रजिस्टर्ड होती है वो उनकी असेसमेंट हमारे या उनके फाइनल अकाउंट हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये अमेंडमेंट वैसे भी रेलिवेंट नहीं है आपके लिए। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या अमेंडमेंट हुआ? नंबर 1, टोटल रेवेन्यू की जगह अब आप लिखोगे टोटल इनकम। और अगर कोई कंपनी सेक्शन 8 में है तो उनके लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, गुड्स और सर्विसेज के साथ ग्रांट और डोनेशन भी है, क्योंकि उनका काम ही डोनेशन लेना है। एक जगह से डोनेशन लेते हैं फिर पब्लिक सर्विस कर देते हैं। और क्या अमेंडमेंट है? फॉर्मेट में तो कोई अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन जो हम P&L के ऊपर एक्सप्लेनेशन बनाते हैं, मतलब नोट्स ऑन P&L, रेवेन्यू कैसे निकला, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट कॉस्ट कैसे निकली, फाइनेंस कॉस्ट कैसे आई, डेप्रिसिएशन कैसे निकाला आपने, अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या है। जैसे हम बैलेंस शीट के नोट्स बनाते हैं वैसे P&L के भी नोट्स बनाते हैं ना। तो P&L के नोट्स में 3 नोट्स इन्होंने अलग से जोड़ दिए हैं, और ये तीनों के तीनों थ्योरेटिकल हैं। जो अमेंडमेंट आई है वो इन नोट्स के अंदर आई है मेनली। पॉइंट सबसे पहले है अनडिस्क्लोज्ड इनकम। किसी कंपनी के प्रीमाइसिस पे इनकम टैक्स का छापा पड़ गया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने, जो सर्च एंड सीजर वाले होते हैं, उन्होंने कंपनी के डायरेक्टर से मनवा लिया कि कुछ इनकम अनडिस्क्लोज्ड है। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि अगर कोई इनकम आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताई है या उन्होंने आपसे उगलवा ली है लेकिन आपके बुक्स में नज़र नहीं आ रही, तो उसके बारे में डिटेल दो कि आप इनकम टैक्स वालों को तो बता रहे हो कि इनकम है लेकिन आपकी बुक्स में नहीं है, बताओ कौन सी इनकम है वो। दूसरा CSR, सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। अगर किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा है, अगर किसी कंपनी की सेल अगर किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा है, अगर किसी कंपनी की सेल 1000 करोड़ से ज़्यादा है, और अगर किसी कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है, तो उसके ऊपर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लागू हो जाती है और उसे अपने प्रॉफिट का एक फिक्स्ड परसेंटेज, फॉर एग्जांपल 2% लगा लेते हैं, तो उसे वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खर्च करना पड़ता है। और शेड्यूल 7 में लिखा हुआ है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ पे आप खर्च करोगे। ये जो आप टीवी पे देखते हो ना कि रिलायंस वालों ने ये चैरिटी की, वो अपनी मर्जी से नहीं करते, सरकार करवाती है उनसे। तो आपको CSR की डिटेल देनी पड़ेगी प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे कि आपके ऊपर CSR का खर्चा कितना बनता है एज़ पर दी एक्ट सेक्शन 135, कितना आपने खर्चा कर दिया है समाज के ऊपर। अगर कोई शॉर्टफॉल है तो बताओ कितना है। अगर कोई पास्ट ईयर में शॉर्टफॉल करते आ रहे हो, मतलब खर्चा बनता है लेकिन आप कर नहीं रहे, तो बताओ। तो आपको CSR की पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। 5वां, कहाँ खर्च किया आपने पैसा, वो बताओ। अब मैं जितनी बातें आपके साथ कर रहा हूँ, सुन तो रहे हो आप, मुझे बताओ क्वेश्चन में काम आएंगे आपके।
ये इंडस्ट्री के लिए थे बेटे अमेंडमेंट्स। तीसरा क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम। क्रिप्टो करेंसी, अगर आपने करंट ईयर में क्रिप्टो करेंसी से कुछ प्रॉफिट या लॉस बनाया है, प्रॉफिट हुआ है या नुकसान हुआ है, वो दिखाओ। साल के एंड में कितनी क्रिप्टो करेंसी आपके पास है वो बताओ। और अगर क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाने के लिए आपने किसी से पैसा पकड़ा है, मतलब हमने मिस्टर ए से पैसा ले लिया कि हम तेरे बिहाफ पे क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाएंगे, तो बताओ कितना पैसा लोगों से आपने लिया है उनके बिहाफ पे क्रिप्टो करेंसी में लगाने के लिए। तो क्रिप्टो करेंसी की पूरी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। नफ़ा नुकसान कितना है, साल के एंड में कितनी है, लोगों के बिहाफ पे कितने पैसे पकड़ रखे हैं आपने, ये प्रॉफिट एंड लॉस में 3 एनेक्सर आपको देने पड़ेंगे। 14 अमेंडमेंट तो की है नोट्स टू अकाउंट्स में। टोटल रेवेन्यू को टोटल इनकम बना दिया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ग्रांट की इनकम ऐड कर दी, वो चैरिटेबल कंपनीज़ के लिए। और 3 ये डिस्क्लोज़र दे दिए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस के जो डिस्क्लोज़र्स हैं, ये देखो आप। ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के चेंजेस हैं। नंबर 1, इन्होंने टोटल रेवेन्यू की जगह टोटल इनकम कर दिया है जी, इनकम शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है जी। दूसरा, इन्होंने ग्रांट्स एंड डोनेशन ऐड कर दिया है रेवेन्यूज़ की हेडिंग में, इसको इनकम माना जाएगा। फिर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं हमसे, क्या? सबसे पहले अनडिस्क्लोज्ड इनकम। अगर आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताया जी कुछ इनकम सरेंडर किया आपने या डिस्क्लोज़ किया लेकिन बुक्स में नहीं है, बताओ, नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स, तो आपको बताना पड़ेगा। किताबों में है नहीं, डिपार्टमेंट को बता रहे हो, कहाँ से आई? फिर आपको 2 डिस्क्लोज़र और करने पड़ेंगे। एक तो CSR का डिस्क्लोज़र आपको देना पड़ेगा, सर कितना खर्चा बनता है, कितना कर दिया, कितना शॉर्टफॉल है, पास्ट का कितना है, कहाँ कहाँ किया, सब कुछ बताओ। क्रिप्टो करेंसी की आपको डिटेल बतानी पड़ेगी, कितना नफ़ा नुकसान आपको हुआ, साल के एंड में कितना है, लोगों के बिहाफ पे कितना है। ये P&L के डिस्क्लोज़र जाएंगे आपके। नोट्स टू अकाउंट्स के हो गए अमेंडमेंट सारे, P&L के हो गए, बैलेंस शीट में आ जाते हैं। ये हमारा बेटे बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। बैलेंस शीट में हमारे पास सबसे पहले है शेयर कैपिटल। इसके लिए आपको नोट्स टू अकाउंट्स में एक डिस्क्लोज़र देना पड़ेगा प्रमोटर के रिगार्डिंग। एक एनेक्सर बनाओ। पहले ये बताओ प्रमोटर का नाम क्या है, फिर ये बताओ इसके पास शेयर्स कितने हैं, और फिर ये बताओ कितने % शेयर है टोटल इसके पास टोटल कैपिटल में। अगर मान लो टोटल कैपिटल है 10,000 शेयर की, प्रमोटर के पास हैं 2,000 शेयर, तो 20% हो गए। इक्विटी शेयर कितने हैं, प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, आपको शेयर कैपिटल में एक डिटेल नोट्स टू अकाउंट्स में देनी पड़ेगी ये, क्योंकि बैलेंस शीट में तो बनती नहीं। फिर आपको ये बताना पड़ेगा परसेंटेज चेंज इन कैपिटल। प्रमोटर के पास पिछले साल कितने शेयर थे, इस साल कितने शेयर हैं, और अगर कुछ चेंजेस आए हैं तो बताओ प्रमोटर ने चेंजेस किया है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, इसने शेयर बेचे हैं या खरीदे हैं, कुछ भी हैं, परसेंटेज बढ़ाइए घटाइए, वो आपको लिखनी पड़ेगी। तो कैपिटल से रिलेटेड आपको प्रमोटर की पूरी डिटेल यहाँ देनी पड़ेगी सर। पहला पॉइंट तो ये है बेटे जो बैलेंस शीट में। अब मुझे बताओ ये क्वेश्चंस में कभी बनता है क्या, ये क्वेश्चंस में काम आएगा आपके? अच्छा, बैलेंस शीट का दूसरा अमेंडमेंट बताता हूँ आपको, ये शायद आपके काम आ जाए कभी। ये जो अदर करंट लायबिलिटीज़ हैं,
यहाँ से एक चीज़ माइनस हो जाएगी और ये जो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं एक चीज़ यहाँ पे प्लस हो जाएगी। मतलब एक आइटम है जो यहाँ से निकलेगा और यहाँ डिस्क्लोज़ हो जाएगा। सीधी सीधी बात, अब हम जिस आइटम की बात करने जा रहे हैं वो आइटम अदर करंट लायबिलिटीज़ में रिपोर्ट होता था, अब नहीं होगा, अब वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में होगा। ऐसा क्या है? करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। मैंने डिबेंचर इशू किए हैं 10 लाख के, 10 साल बाद मेरे को रिडीम करने हैं, लेकिन 10 साल में रिडीम करने हैं, लेकिन हर साल 1/10 मेरे को रिडीम करना है। 10 लाख के डिबेंचर हैं, 1/10 रिडीम करना है, तो 1-1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट हर साल जाएगी। तो होगा क्या, मान लो मैं पहले साल के एंड में खड़ा हूँ, तो 1 लाख रुपए मुझे अगले साल देने हैं, 9 लाख रुपए उसके बाद देने हैं, तो 9 लाख रुपए तो मेरे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आ जाएंगे। लेकिन जो 1 लाख रुपए आपको अगले साल देने हैं वो पहले अदर करंट लायबिलिटीज़ में दिखाए जाते थे, अब आपको यहाँ दिखाने हैं। हेडिंग चेंज कर दी इन्होंने कि अगर किसी लॉन्ग टर्म बोरिंग का कोई पैसा आपको अगले साल चुकाना है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल और बताता हूँ। मैंने डिबेंचर इशू किए 10 साल के लिए, मैंने वो पैसा 10 साल बाद देना है, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं देनी। 9 साल निकल गए और मैं 9 साल से इस पैसे को लॉन्ग टर्म बोरिंग में दिखाता आया हूँ। अब अगले साल मुझे वो पैसा रीपे करना है क्योंकि 10 साल पूरे होने वाले हैं, तो ये भी करंट मैच्योरिटी है। कोई लॉन्ग टर्म बोरिंग था लेकिन मुझे अगले साल चुकाना है, तो वो भी आपका करंट मैच्योरिटीज़ का पार्ट है, हम उसे शॉर्ट टर्म बोरिंग में दिखाएंगे। हेडिंग चेंज हो गई बेटे। तो बैलेंस शीट में पहला अमेंडमेंट बताओ, प्रमोटर की डिटेल दो। बैलेंस शीट का दूसरा अमेंडमेंट, करंट मैच्योरिटीज़ को अब आपने अदर करंट लायबिलिटीज़ की जगह शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में दिखाना है। मैं तीसरा अमेंडमेंट बता रहा हूँ आपको। थर्ड अमेंडमेंट है ट्रेड पेबल का। क्या करना पड़ेगा, नोट्स में जाओ, ठीक है, और आप इसका एक एजिंग शेड्यूल दो। क्या चीज़ सर? आपको अपने ट्रेड पेबल्स का एजिंग शेड्यूल देना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ करंट लायबिलिटीज़ की। ट्रेड पेबल्स का एजिंग शेड्यूल कैसे? आपको एक एनेक्सर बनाना पड़ेगा और आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने क्रेडिटर का पैसा अगर रोका हुआ है तो कब से, लेस देन 1 ईयर। कितने क्रेडिटर्स हैं जिनका पैसा आपने अभी 1 साल हुआ नहीं और आपने रोका हुआ है। कितने क्रेडिटर्स हैं जो 1 से 2 साल के बीच में आपने रोक रखे हैं। कितने क्रेडिटर्स हैं जो 2 से 3 साल के बीच में आपने होल्ड किए हुए हैं, आप पैसा क्यों नहीं दे रहे। मोर देन 3 और लास्ट में टोटल। आपको एजिंग शेड्यूल देना पड़ेगा इसका। और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये जो आपके ट्रेड पेबल्स हैं, कितना पैसा है जो आपने MSME को देना है और कितना पैसा है जो आपका अदर्स में है। मोदी सरकार MSME को लेके बहुत चिंतित है सर। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को लेके बड़ी चिंतित है कि इनका पैसा कोई मारे ना, और अगर ऐसा कोई कंपनी ने इनका पैसा रोक रखा है तो आपको एनेक्सर में दिखाना पड़ेगा, शेयर होल्डर को बताना पड़ेगा कि MSME का कितना पैसा आपने रोका हुआ है और कब, कितनी देर तक रोका हुआ है। अच्छा, फिर बताना पड़ेगा कि डिस्प्यूटेड तो नहीं है। डिस्प्यूटेड में भी आपको लिखना पड़ेगा कि MSME का पैसा कितना रोका हुआ है आपने, अदर्स का पैसा कितना रोका हुआ है। अच्छा, ट्रेड पेबल्स का आपको एजिंग शेड्यूल देना पड़ेगा। MSME का कितना ट्रेड पेबल है, अदर्स का कितना है, और अगर डिस्प्यूट हो गया किसी के साथ तो डिस्प्यूटेड के फिर तो हेड बनाओ, MSME और अदर्स। बताओ, एजिंग शेड्यूल दो अपने ट्रेड पेबल्स का। एनेक्सर बढ़ते जा रहे हैं, डिस्क्लोजर बढ़ता जा रहा है। अरे क्वेश्चन पे क्या फ़र्क पड़ा, क्वेश्चन पे क्या फ़र्क पड़ा, कुछ नहीं। एक वो करंट मैच्योरिटीज़ वाला पॉइंट आपके काम आ सकता है बस। कैपिटल के लिए प्रमोटर की डिटेल, करंट मैच्योरिटीज़ की हेडिंग चेंज हो गई है, ट्रेड पेबल के लिए एजिंग शेड्यूल दो। अच्छा, और मैं बैलेंस शीट आगे लेके चलता हूँ सर।
प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और एक आपके इंटेंजिबल्स। इसके लिए भी आपको नोट्स में जाना पड़ेगा। इसके लिए जब हम एनेक्सर बनाते हैं ना, चाहे आप पीपीई का बनाओ चाहे आप इंटेंजिबल्स का बनाओ, दोनों का फॉर्मेट सेम ही रहता है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कितना है जी, फिर आपने करंट ईयर में कितने परचेजेस किए हैं जिसको एडिशन बोलते हैं, कितने आपने बेचे हैं, कितने आपने अमेलगामेशन के थ्रू किसी कंपनी से ख़रीदे हैं, अच्छा डेप्रिसिएशन कितना लगा दिया, इम्पेयरमेंट लॉस कितना हो गया, और क्लोजिंग बैलेंस। इसमें एक कॉलम और बनता था लास्ट में अदर एडजस्टमेंट्स का, एडिशन, डिस्पोजल, अमेलगामेशन, डेप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट लॉस, अदर एडजस्टमेंट, क्लोजिंग बैलेंस। अदर एडजस्टमेंट में हम दिखाते थे रीवैल्यूएशंस। अगर किसी एसेट को हम अपवर्ड रीवैल्यू करते हैं तो उसे अदर एडजस्टमेंट में शो कर देते थे कि भैया रीवैल्यूएशन किया है। अब नहीं, आपको एक सेपरेट कॉलम बनाना पड़ेगा रीवैल्यूएशंस का। यहाँ पे रीवैल्यूएशंस को आप अदर एडजस्टमेंट में शो नहीं कर सकते, रीवैल्यूएशन का आपको एक अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा। कब? अगर आपका रीवैल्यूएशन एसेट की ओपनिंग बैलेंस का 10% से ज़्यादा हो रहा है। मान लो मेरे पास एक प्रॉपर्टी है 10 लाख की और मैं इसका रीवैल्यूएशन कर रहा हूँ, रीवैल्यूएशन से मैंने उसको 10 के 12 कर लिए तो 2 लाख बढ़ गया, ओरिजिनल से 20% ऊपर चला गया। वो रीवैल्यूएशन को अलग जगह दो अपने फॉर्मेट में, अदर एडजस्टमेंट में शो नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी 10 लाख की प्रॉपर्टी 10.5 में दिखा रहे हो, 50,000 ऊपर गई है, 5% ऊपर गई है, तो अदर एडजस्टमेंट में दिखा सकते हो। रीवैल्यूएशन में आपने तभी कॉलम बनाना है जब 10% से ज़्यादा का एडजस्टमेंट हो। अब ये चीज़ें हमें बताओ क्वेश्चन में कहाँ हेल्प करेंगी? ये इंडस्ट्री के ऊपर लागू होते हैं बेटे बातें सारी। और अगर आपने देखा हो सारी बातें नोट्स टू अकाउंट्स, ये एनेक्सर वो एनेक्सर, इसलिए मैंने बच्चों को बोला था कि बेटे छोड़ो ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन से कहाँ काम आती हैं चीज़ें। लेकिन बच्चों ने प्रेशराइज इतना कर दिया, नहीं सर आप बताओ, अमेंडमेंट कराओ, लो कर लो। चलें आगे। नॉलेज के लिए ठीक है सर। ये एनेक्सर आपको पीपीई का भी बनाना है, इंटेंजिबल का भी बनाना है। कैपिटल डब्ल्यूआईपी हो गया, इंटेंजिबल। फिर मैं आपको लेके आना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। यहाँ से एक चीज़ माइनस हो जाएगी और यहाँ पे एक चीज़ प्लस हो जाएगी। क्या चीज़? सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। अगर आपने कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट करा रखे हैं कहीं, अगर आपने मान लो मेरे को फ्रेंचाइजी चाहिए हिंदुस्तान लीवर की, तो हिंदुस्तान लीवर वाले मुझे फ्रेंचाइजी ऐसे नहीं देंगे, 5-7 करोड़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगते हैं, ब्रांड वैल्यू है जी। मुझे तनिष्क की फ्रेंचाइजी चाहिए, 10 करोड़ का डिपॉजिट मांग लेते हैं। तो वो डिपॉजिट इंटरेस्ट फ्री उनके पास पड़ा रहता है। तो अगर कोई डिपॉजिट आपके पास है तो उसे एडवांसेस में शो ना करके आपने अदर नॉन करंट एसेट्स में शो करना है। हेडिंग चेंज हो गई है उसकी। और एक और बात, ये जो ट्रेड रिसीवेबल है आपके, इसका आपको एजिंग शेड्यूल देना पड़ेगा। ट्रेड रिसीवेबल का भी एजिंग शेड्यूल देना पड़ेगा। आपको एक एनेक्सर बनाना पड़ेगा कि ऐसा कितना पैसा है जो 6 महीने से कम अभी ड्यू है, 6 महीने से 12 महीने की कैटेगरी में आता है, फिर 1 से 2 साल में आता है, 2 से 3 साल, 3 से ज़्यादा और टोटल। मतलब आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा पैसा कितनी देर से ड्यू पड़ा आपका। कहीं पैसा रिसीव करने वाली डेट बढ़ती तो नहीं जा रही। तो फिर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा अनडिस्प्यूटेड। एक हेडिंग बनाएंगे हम अनडिस्प्यूटेड, 2 हेडिंग्स, एक गुड एक डाउटफुल।
फिर एक हेडिंग बनाएंगे डिस्प्यूटेड। डिस्प्यूटेड में फिर लिखेंगे गुड और डाउटफुल। तो आपको बताना पड़ेगा कितना पैसा आपका अनडिस्प्यूटेड है और किस किस कैटेगरी में पड़ा है, कितना पैसा आपका डिस्प्यूटेड है और किस किस कैटेगरी में पड़ा है। आपको एजिंग शेड्यूल देना पड़ेगा ये सारा। ये आपके बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर्स में चेंजेस आए हैं सर। और इस पूरे डिस्क्लोजर में आप मान के चलो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज़ आपके काम आ सकती है, वो करंट मैच्योरिटी वाला पॉइंट। बाकी सब तो डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट्स ही हैं। और इसी तरह से जो शॉर्ट टर्म एडवांसेस हैं आपके, अगर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट है तो उसकी हेडिंग आप यहाँ पे भी चेंज करोगे। अगर कोई शॉर्ट टर्म डिपॉजिट पड़ा आपका तो उसे एडवांसेस की हेडिंग से निकाल के अदर करंट असेट्स में लेके जाओगे आप। तो ये यहाँ पे भी करना है, यहाँ भी करना है। ट्रेड पेबल का और ट्रेड क्रेडिटर्स का दोनों का एजिंग शेड्यूल आपको देना पड़ेगा कि कितना पैसा अनडिस्प्यूटेड है, कितना डिस्प्यूटेड है और टाइम पीरियड कितना है। ये जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं बेटे, ये सारी की सारी बातें आपकी डिस्क्लोजर और इंडस्ट्री लेवल पे एप्लीकेबल हैं। इन सब का प्रैक्टिकल क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, शायद कभी कोई काम आए चीज़। ठीक है जी, ये मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं बेटे। अब आप इन अमेंडमेंट्स को कवर कर लेना। नोट्स में आपके डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूँ। जो बच्चे पेन ड्राइव में क्लास ले रहे हैं उनकी पेन ड्राइव में डाल के भेजूँगा, लेकिन इनका कोई सेंस नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।